सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप साइंस जी के एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि इनमें से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरू करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। अगला सवाल है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेक किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल दाब की इकाई यानी प्रेशर की इकाई है। अगला सवाल है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो वो है ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला सवाल है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1971 में लागू की गई थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो वो है एम्पियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत मात्रा जो है वो एम्पियर में मापा जाता है। अगला सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो है डायोप्टर। अगला सवाल है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। वातावरण में जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, उसे नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो वो है करंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर नापने की इकाई है करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की नियम के कारण संभव है? तो वो है तृतीय नियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी की वजह से हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वो है अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्रन। अगला सवाल है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या फर्क आएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगी। उसकी जो पेंडुलम की समयावधि है वो बढ़ेगी। अगला सवाल है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या अंतर आएगा? सो वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृष्ठ तनाव यानी होता है उसका सरफेस टेंशन। अगला सवाल है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव में क्या फर्क आएगा? तो इसका सही जवाब है घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। पानी में लोहे की सुई का डूब जाना और जहाज का तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से संबंधित थे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध में क्या परिवर्तन आता है? तो दूध का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका वो द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या फर्क आता है? तो उसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन में। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो वो है 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल। 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या फर्क आएगा? तो वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला सवाल है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन है। अगला सवाल है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? वो है पारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला सवाल है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो वो है डीवार। डीवार नामक वैज्ञानिक जो है वो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्पन। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। अगला सवाल है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है, यानी किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नो ऑप्शन नंबर डी है, हवाई जहाज की उड़ान भरना। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण तब होता है दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? सो वो ग्रीक को कहा जाता है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब अगला सवाल है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घासों का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? तो उसका होता है भूमि का। भूमि यानी जमीन का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। अब अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो वो है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है एथलीट को। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सो वो है गाजर। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है?
सो वो यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो वो है रतौंधी रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से बनता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए विटामिन के से। मानव शरीर में रक्त का धक्का जो है वो विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो वो ऑप्शन नंबर है आयोडीन की कमी से एनीमिया नॉट एनीमिया रोग आयोडीन से नहीं, लोहे से। लोहा आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में है तो हमें एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है आंत। आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। अब नेक्स्ट है, हैजा का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विषाणु है खसरा रोग का कारण। अब अगला सवाल है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी साइकोथेरेपी। नॉट साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार के लिए हम कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ल्यूकेमिया नाम से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से हम जानते हैं। अगला सवाल है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो है ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अब अगला सवाल है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी फेफड़े को। निमोनिया रोग जो है वो फेफड़े अंग को ग्रसित करता है। अगला सवाल है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है यकृत। पीलिया जो है वो यकृत संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर सी रक्तहीनता यानी खून की कमी। अगला सवाल है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को कहा जाता है सनसाइन विटामिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो कि रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पारा। मर्क्यूरी है मीना माता रोग का कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? वो है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी से हमें घेंगा नामक रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो है ऑप्शन नंबर बी केसीन। केसीन जो है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस का। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला सवाल है,
मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है मानव गुर्दे में पथरी। अगला सवाल है, सरल गलगंड यानी घेंगा इन किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो वो है थायराइड ग्रंथि को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को कहा जाता है काली मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो वो करता है यकृत को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो वो है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वह है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो है ऑप्शन नंबर डी, यूरिक्रोम। यूरिक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो है पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो वो बनता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते उपधातु। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो वो है लैड। लैड जो है वो धातु विद्युत की कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो वो है ऑप्शन में दिए गए में से अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायु। वायु जो है वो न तो तत्व है और न ही यौगिक है। अगला सवाल है, पदार्थ के चतुर अवस्था को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक तत्व है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है हीरा। हीरा जो है वो एक तत्व है। अब अगला सवाल है, निम्न में यौगिक कौन सा है? तो वो है अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। अगला सवाल, पदार्थ के परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो समान संख्या में होते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की है परमाणु के नाभिक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वह कौन है? वह है ऑप्शन नंबर बी, बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के तरंग की खोज की थी। अगला सवाल है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। अगला सवाल है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। अगला सवाल, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। फोटोन जो है एक परमाणु भाग नहीं है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? वो है नाभिक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिक का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने की थी अल्फा और बीटा किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें क्या है? तो वो है He++ आयन है अल्फा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश कौन से हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाई धन आवेश है अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें किससे बनी होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। बीटा कण है इलेक्ट्रॉन का समरूप। अगला सवाल है, अल्फा किरणें गामा किरणें किससे बनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है गामा किरणें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस किरण की वेगन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की। गामा किरणों की जो वेगन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो है बीटा किरण। बीटा किरण की आयन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। पोलोनियम एक तत्व है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि पोलैंड देश के नाम पर रखा गया है कि उसका खोजकर्ता है वो पोलैंड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। अब अगला सवाल है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हॉर्न ने किया है परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए। अगला सवाल है, नीले पत्र को लाल कर देता है, सो वो है अम्ल। अम्ल जो है वो नीले पत्र को लाल कर देता है। अब अगला सवाल है, लाल पत्र को नीला कर देता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भस्म। लाल पत्र को नीला कर देता है वो होता है भस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? सही जवाब है क्षार। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, H+ आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। अगला सवाल है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, खारा होता है भस्मों का स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार घोल का pH मान कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, pH मान होता है सामान्य व्यक्ति का 7.4 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 का। यहाँ ऑप्शन 7.6, तो ये हो जाएगा 7.4 है pH मान मनुष्य के रक्त का। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने साइंस पर आधारित ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।